चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बीजांड के प्रकार। यानी बीजांड कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में हमें जानना है। अब बीजांड के प्रकार का निर्धारण तीन संरचनाओं की पारस्परिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। पहली संरचना है बीजांड द्वार, जिसे इंग्लिश में माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसलिए इसके लिए हम एम सिंबल का यूज करेंगे। दूसरी संरचना है निभाग, जिसे कैलाइजा बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए निभाग के लिए हम सी वर्ड का यूज करेंगे। तीसरी संरचना है बीजांड ग्रंथ, जिसे इंग्लिश में फनिकल बोला जाता है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए हम एफ शब्द का यूज करेंगे। तो बीजांड के प्रकार का निर्धारण तीन संरचनाओं की पारस्परिक स्थिति के आधार पर किया जाता है और इनकी पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बीजांड को बोला जाता है रिजु बीजांड, सेकंड प्रतीप बीजांड, थर्ड वक्र बीजांड, फोर्थ अनुप्रस्थ, फिफ्थ अर्ध प्रतीप, सिक्स्थ बीजांड कुंडलित बीजांड के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहला जो रिजु बीजांड है, इस बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, यानी बीजांड द्वार एम, निभाग सी, बीजांड वृंत एफ, ये तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। जब हम रिजु बीजांड को देखेंगे तो इसके अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है। इस प्रकार का बीजांड बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पाया जाता है। रिजु टाइप का बीजांड पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं उनके अंदर भी रिजु प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। सेकेंड बीजांड है प्रतीप बीजांड, जिसकी स्ट्रक्चर या संरचना को हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो प्रतीप बीजांड के अंदर बीजांड 180 डिग्री पर घुमा हुआ होता है। जैसे सीधा बीजांड है, ये जब 180 डिग्री पे घूम जाता है तो प्रतीप बीजांड का निर्माण होता है। तो प्रतीप बीजांड की पहली विशेषता है, इसमें बीजांड 180 डिग्री पर घुमा हुआ पाया जाता है। ये ऐसे था स्ट्रेट, 180 डिग्री पे घूमा तो प्रतीप बीजांड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रतीप बीजांड के अंदर एम तथा सी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये एम है, एम का मतलब बीजांड द्वार, ये सी है, सी का मतलब निभाग, ये दोनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन है ये, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पाए जाएंगे। तो इसकी प्रमुख विशेषता प्रतीप बीजांड की है कि इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं और यह बीजांड 180 डिग्री पर घुमा हुआ होता है। और एंजियोस्पर्म पौधों के लगभग 82% कुलों में प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। लगभग 82% कुल ऐसे हैं जिन पौधों के अंदर प्रतीप प्रकार का बीजांड एंजियोस्पर्म में मिलेगा। थर्ड बीजांड वक्र बीजांड। वक्र बीजांड की सबसे पहली विशेषता है, इसमें सी एफ के समकोण पर होता है। सी का मतलब निभाग, एफ है बीजांड वृंत। ये सी वाला भाग है, ये यहाँ पर उपस्थित है, एफ वाली स्ट्रक्चर यहाँ उपस्थित है। तो सी एफ के किस पर पाया जा रहा है, समकोण पर उपस्थित होगा, या निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर पाया जाता है। तो ऐसा बीजांड जिसमें निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर या 90 डिग्री पर मिलता है, वक्र बीजांड कहलाता है। दूसरी विशेषता इसकी, इसमें बीजांडकाय और भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए होते हैं। ये बीजांडकाय या भ्रूणकोश है, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन इसमें ये जो बीजांडकाय या भ्रूणकोश है इस तरह से मुड़ा हुआ पाया जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता, इसमें एम तथा एफ पास पास पाए जाते हैं, यानी बीजांड द्वार और बीजांड वृंत इसमें पास पास उपस्थित होते हैं। जैसे ये एम बीजांड द्वार है, ये बीजांड वृंत है, तो दोनों एक दूसरे के पास पास में पाए जाते हैं। तो वक्र बीजांड के अंदर सिंपल सा हमको याद रखना है, सी एफ के समकोण पर होगा,
निभाग बीजांड बंध के समकोण पर होगा। बीजांड काय और भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़े होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वक्र बीजांड, मुड़ा हुआ बीजांड। एम और एफ पास होते हैं, बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ एक दूसरे के पास में पाए जाते हैं। दूसरे बीजांड की तुलना में इनमें बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ एक दूसरे के आसपास उपस्थित होंगे। इसका एग्जाम्पल क्रूसीफेरी कुल के पौधों में वक्र प्रकार का बीजांड मिलेगा और लेग्यूमिनोसी जो कुल है उसके पौधों में वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो बीजांड है अनुप्रस्थ बीजांड। अब इसकी विशेषता है इसमें एम तथा सी दोनों एफ के समकोण पर होते हैं, यानी बीजांड द्वार और निभाग, ये बीजांड द्वार ये निभाग दोनों एफ बीजांड वृंत के समकोण पर मिलते हैं। ये इसका बीजांड वृंत है तो लगभग ये 90 डिग्री के कोण पर ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहली विशेषता इसकी ये है ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होते हैं, तो उस बीजांड को अनुप्रस्थ बीजांड के नाम से जाना जाता है। सेकंड, एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के जो पौधे हैं उनके अंदर अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इन दो कुल हैं एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी, इन कुल के पौधों में अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड उपस्थित होगा। फिफ्थ टाइप का बीजांड है अर्ध प्रतीक बीजांड। अर्ध प्रतीक बीजांड, यहाँ प्रतीक पढ़ा था हमने, यहाँ अर्ध प्रतीक बीजांड है, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री पर बीजांड मुड़ा था, घुमा हुआ था, यहाँ बीजांड लगभग 90 डिग्री पर घूमता है। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर बीजांड 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। सेकेंड इसकी विशेषता, यहाँ बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में होते हैं। ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में इसमें पाए जाएंगे। और बीजांड वृंत या एफ इनके समकोण पर होता है, ये स्ट्रेट लाइन और बीजांड वृंत इनके समकोण पर उपस्थित होगा। तो अर्ध प्रतीक बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड वृंत इन दोनों के समकोण पर पाया जाता है। और इसका उदाहरण अर्ध प्रतीक बीजांड का रेननकुलेसी कुल के पौधे और प्रिमुलेसी कुल के पौधे, दोनों प्रकार के कुलों के पौधों में अर्ध प्रतीक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। लास्ट बीजांड है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड के अंदर सबसे पहली विशेषता है कि इसका बीजांड वृंत एफ अत्यधिक लंबा होता है। अन्य पांचों प्रकार के बीजांड की तुलना में यहाँ बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा पाया जाता है और उसकी अत्यधिक लंबाई के कारण बीजांड 360 डिग्री पर घुमा हुआ होता है। यहाँ 180 डिग्री पर घुमा था, यहाँ 90 डिग्री पर था, यहाँ पर जो बीजांड है वो 360 डिग्री पर या 360 डिग्री पर घुमा हुआ पाया जाता है। थर्ड, इसमें बीजांड वृंत बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ा रहता है। अन्य सब में बीजांड वृंत बीजांड से दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बीजांड वृंत बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है कुंडलित प्रकार के बीजांड का कैक्टेसी कुल के पादप और प्लम्बेजिनेसी कुल के पौधों में कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड के टाइप्स है, 6 टाइप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है प्रमुख रूप से 3 संरचनाओं, बीजांड द्वार, दूसरी निभाग और तीसरी बीजांड वृंत। इनकी पारस्परिक स्थिति के आधार पर इन बीजांडों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है हमारा गुरु बीजाणु जनन। तो सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा है, तो सिंपल सी परिभाषा है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका
से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा तो इस क्रिया को गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। और गुरु बीजाणु जनन में सबसे पहले बीजांडकाय की हाइपोडर्मिस की कोई भी एक कोशिका ट्रैपसु आरंभक कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका बनाती है। यानी गुरु बीजाणुओं के निर्माण में सबसे पहला काम क्या होता है, बीजांडकाय में जो हाइपोडर्मिस लेयर है उसकी कोई भी एक सेल ट्रैपसु आरंभक कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका का निर्माण करेगी। इस ट्रैपसु आरंभक कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका में विभाजन से प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। इस कोशिका के विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहली को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहा जाता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है या बार बार विभाजित होती है। दोनों ही तरह की कंडीशन पाई जाती है पौधों के अंदर। या तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका अविभाजित रहेगी या फिर ये बार बार विभाजित होगी। और दोनों ही कंडीशन में प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा भित्ति का निर्माण किया जाता है। जो गुरु बीजाणु के ऊपर जो भित्तीय आवरण मिलेगा उसका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा किया जाएगा। सेकंड, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। जो सेकंड प्रकार की कोशिका बनी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करेगी। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस है। सबसे पहले हाइपोडर्मिस की कोई भी सेल ट्रैपसु आरंभक कोशिका बनाएगी। उसमें विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहली को प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं जो भित्ति का निर्माण करती है। दूसरी को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बोलते हैं जिनसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाए जाते हैं। अब ये जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं ये चारों एक रैखिक क्रम में उपस्थित होते हैं। इस तरह से चारों गुरु बीजाणु एक लाइनर सीक्वेंस में या रैखिक क्रम में पाए जाते हैं। और इन 4 गुरु बीजाणुओं में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय या क्रियाशील होता है जबकि 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। चारों गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा, जबकि 3 जो गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। और 3 गुरु बीजाणुओं के नष्ट होने पर उनसे जो पदार्थ मिलते हैं, इन नष्ट होने से कुछ पदार्थ मिलेंगे। उन पदार्थों का उपयोग पोषक पदार्थ के रूप में इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा किया जाता है। यानी इनके नष्ट होने से जो पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों का उपयोग यह सक्रिय या क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है उसके द्वारा कर लिया जाता है। और सामान्यतः ऐसा गुरु बीजाणु सक्रिय या क्रियाशील रहता है जो निभागीय सिरे की ओर पाया जाता है। निभाग वाले हिस्से पर पाया जाने वाला निभागीय सिरे की तरफ जो गुरु बीजाणु उपस्थित होगा वो सक्रिय होगा, बाकी 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। सामान्य कंडीशन है, सामान्य रूप से निभागीय सिरे पर उपस्थित गुरु बीजाणु सक्रिय क्रियाशील होगा, बाकी उससे दूर वाले 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो एक गुरु बीजाणु सक्रिय हुआ है
इस गुरु बीजाणु में इस गुरु बीजाणु के क्रियाशील होने से, सक्रिय होने से, इसके वृद्धि करने से भ्रूण कोश या मादा युग्मकोल भेद का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु सक्रिय होगा, यह गुरु बीजाणु सक्रिय होकर वृद्धि करेगा, अपना विकास करेगा और इसके द्वारा फिर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास। इससे पहले हमने पढ़ा है 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। एक गुरु बीजाणु जो सक्रिय होता है, उस सक्रिय गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका बोला जाता है। जो सक्रिय बीजाणु है वो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है, क्योंकि इसी से आगे जाकर भ्रूण कोश का निर्माण होगा। और इस सक्रिय गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश मात्र कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश का निर्माण करेगा ये, इसलिए इसे भ्रूण कोश मात्र कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, जब सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होगा तो यह गुरु बीजाणु सबसे पहले बीजांड काय से पोषण प्राप्त करता है। यानी जैसे ही इसका निर्माण स्टार्ट होगा तो ये गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त करेगा और पोषण प्राप्त करने पर इस सक्रिय गुरु बीजाणु का आकार बढ़ता है और इसके अंदर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है। पोषण प्राप्त किया, पोषण प्राप्त करने पर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं उत्पन्न होंगी और ये सभी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। यानी स्टार्टिंग में सक्रिय गुरु बीजाणु में बीजांड काय से पोषण प्राप्त किया तो इसका आकार बढ़ेगा। जैसे सक्रिय गुरु बीजाणु है, पोषण प्राप्त करने पर इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ने पर इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनेंगी। बाद में ये अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देती है। तो यहाँ तक की प्रोसेस इसके अंदर संपन्न होती है। इसके बाद इस सक्रिय गुरु बीजाणु में जो केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक के अंदर विभाजन होगा। जैसे सक्रिय गुरु बीजाणु में ये इसका केंद्रक है, ये इसमें पाई जाने वाली रिक्तिका है। ये रिक्तिका, ये सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्रक। केंद्रक में विभाजन होगा तो केंद्रक में विभाजन से एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। यानी एक केंद्रक है, एक केंद्रक में विभाजन हुआ तो इसके केंद्रक में विभाजन से एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होगा और इन दोनों केंद्रकों के बीच रिक्तिका आ जाती है। दोनों केंद्रक जो बनेंगे इनके बीच रिक्तिका आ जाएगी, जिसके कारण एक केंद्रक निभागीय सिरे की ओर और एक केंद्रक बीजांड द्वार सिरे की ओर चला जाता है। दोनों केंद्रकों के बीच रिक्तिका उत्पन्न होंगी तो उस रिक्तिका के उत्पन्न होने के कारण एक केंद्रक निभागीय सिरे की ओर और एक केंद्रक बीजांड द्वार सिरे की ओर चला जाएगा। जैसे एक केंद्रक है, दो केंद्रक बने, दोनों के बीच रिक्तिका आई, रिक्तिका आने के कारण एक केंद्रक चला जाता है निभागीय सिरे की ओर, दूसरा केंद्रक चला जाता है बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर।
ठीक है। इसके बाद दो केंद्रक जो बने इनमें फिर से विभाजन होगा। ये जो दो केंद्रक है इनके अंदर विभाजन की क्रिया होगी तो चार केंद्रकों का निर्माण होगा। दो केंद्रक विभागीय सिरे की ओर, दो केंद्रक बीजांड द्वार सिरे की ओर। इन चार केंद्रकों में फिर से विभाजन होता है जिससे निभागीय सिरे की ओर भी चार केंद्रक और बीजांड द्वार सिरे की ओर भी चार केंद्रक हो जाते हैं, अर्थात कुल 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 8 केंद्रकों के निर्माण के बाद निभागीय सिरे से एक केंद्रक और बीजांड द्वार वाले सिरे से एक केंद्रक दोनों बीच में आ जाते हैं। ऊपर 4 थे, नीचे 4 है, तो निभागीय सिरे से एक केंद्रक और बीजांड द्वार सिरे से एक केंद्रक बीच में आ जाएंगे। तो इन केंद्रकों के बीच में आने से इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ऊपर 3 केंद्रक रह जाएंगे, बीच में 2 केंद्रक और फिर नीचे 3 केंद्रक। निभागीय सिरे से एक केंद्रक यहाँ पर आ गया, नीचे बीजांड द्वार सिरे से भी एक केंद्रक यहाँ पर आ गया, तो एक एक केंद्रक मध्य में चले जाते हैं। और इन केंद्रकों को, जो केंद्रक मध्य में आए हैं, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ध्रुवों से आए हैं। एक निभाग ध्रुव है, ये निभाग सिरा है, दूसरा बीजांड द्वार ये ध्रुव है या बीजांड द्वार सिरा है, तो वहां पर ये आते हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। बाद में ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर, दोनों जो केंद्रक है आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक का निर्माण करते हैं। यानी ध्रुवीय केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाएगी। भित्ति का निर्माण होने पर इन ध्रुवीय केंद्रक से द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक बन जाता है। इसके बाद बीजांड द्वार सिरे के जो 3 केंद्रक है, नीचे वाला बीजांड द्वार सिरा है, इसके 3 केंद्रक हैं। इन 3 केंद्रकों के द्वारा अंड उपकरण या अंड समुच्चय का निर्माण किया जाता है। ये जो वाले 3 केंद्रक हैं बीजांड द्वार सिरे वाले, ये बीजांड द्वार सिरे वाले केंद्रकों के द्वारा अंड उपकरण का या अंड समुच्चय का निर्माण किया जाएगा। अब अंड उपकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चर में। अंड उपकरण के अंदर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी बीजांड द्वार सिरे वाले जो केंद्रक है, इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण होगा। ये भित्ति बनेगी, भित्ति के बनने के बाद इनसे अंड उपकरण बनेगा। इस अंड उपकरण में एक अंड कोशिका होती है, ये ऊपर वाली सेल अंड कोशिका, और नीचे वाली जो दोनों सेल है ये 2 सहायक कोशिका होगी। तो बीजांड द्वार सिरे के 3 केंद्रक जो है वो आपस में मिलकर अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। इस अंड उपकरण में एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। इसी प्रकार निभागीय सिरे वाले, ये निभागीय सिरा है, इस सिरे वाले तीनों केंद्रकों के चारों ओर भी भित्ति का निर्माण होगा और इन पर भित्ति का निर्माण होने से 3 एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं निर्मित होती हैं। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास होता है। जब इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं आ जाएंगी, एक ध्रुवीय केंद्रक वाली कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रक वाली कोशिका को हम केंद्रीय सेल या केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, और अंड उपकरण बनता है। तो इस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश का परिवर्धन है उसे
एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार के परिवर्धन के नाम से इस परिवर्धन या विकास को जाना जाता है। एक बीजाणविक एक गुरु बीजाणु से शुरू हुआ है इसलिए बोला है। दूसरा पॉलीगोनम प्रकार का इसलिए बोला है क्योंकि पॉलीगेनेसी कुल के पौधे के अंदर ही सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसको एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का विकास या मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास बोला जाता है। पूरी तरह विकसित होने के बाद भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और केंद्रकों की संख्या 8 होती है। यानी पूर्ण विकसित भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखो 7 कोशिकाएं तो 3 एंटीपोडल कोशिकाएं, 1 केंद्रीय कोशिका, 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, तो 3 और 1 4, 5 और 2 7। तो पूर्ण विकसित भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाएंगी। सेकंड 8 केंद्रक कैसे मिलेंगे? 3 केंद्रक ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 केंद्रक ये है, फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, तो 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 7 इसके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होंगी और 8 इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास होता है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं, इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, वो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद की फर्स्ट सेल है, इसे ही भ्रूणकोश मात्र कोशिका कहेंगे। सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करता है, अपना आकार बढ़ाता है। आकार बढ़ाने पर इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं, वो रिक्तिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना देती है। इसके बाद गुरु बीजाणु के केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रकों के बीच रिक्तिका के आ जाने के कारण एक केंद्रक निभागीय सिरे की ओर, दूसरा केंद्रक बीजांडद्वार सिरे की ओर आ जाता है। इसके बाद इन दोनों केंद्रकों में विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं। इन 4 केंद्रक में विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं। ये 2 केंद्रक थे, इनसे 4 केंद्रक बने, 4 से 8 केंद्रक बनेंगे। 8 केंद्रक बनने के बाद निभागीय सिरे से एक केंद्रक बीच में जाता है और बीजांडद्वार सिरे से एक केंद्रक बीच में जाता है, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक बनाते हैं। ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक का निर्माण करेंगे। इसके बाद बीजांडद्वार सिरे पर जो 3 कोशिकाएं उपस्थित है, उनके द्वारा उन बीजांडद्वार सिरे पर जो 3 केंद्रक उपस्थित है, उनके चारों ओर भित्ति का निर्माण होगा। भित्ति का निर्माण होने से अंड उपकरण बनेगा। अंड उपकरण में 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। निभागीय सिरे पर उपस्थित केंद्रक के चारों ओर भी भित्ति का निर्माण होता है, जिससे 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाओं का निर्माण होता है। और पूर्ण विकसित भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। जो अभी हमने बताया था कि 7 कोशिकाएं कौन कौन सी है और 8 केंद्रक किस किस प्रकार के पाए जा रहे हैं। तो यहाँ मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास के साथ ही चैप्टर नंबर 2 नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।